मैं कहना चाहता हूं कि विधानसभा के सदस्य हो चाहे विधान परिषद का सदस्य हो, हम लोगों की तनख्वाह 25,000 रुपया और रिटायर होने के बाद पेंशन जो है 35,000 रुपया। कि बहुत सारे ऐसे अध्याचन थे जो न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के बाद, उस योजना के लागू होने के बाद उन लोगों को तैनाती मिली। अध्याचन पहले से था, नियुक्ति की प्रक्रिया उनकी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन केवल वह अपनी सर्विस ज्वाइन नहीं किए थे। ऐसे लगभग 70,000 शिक्षक थे, सरकारी कर्मचारी थे और शिक्षकों की संख्या इसमें ज्यादा थी। उन सबको हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ जोड़ करके उन्हें भी हम लोगों ने लाभान्वित करने का काम किया है। पूरा प्रदेश और पूरा देश 10 लाख की संख्या में जाकर के अगर लखनऊ के दिल्ली के जो है रामलीला मैदान में इस बात की गवाही दे रहा है कि एनपीएस हमको नहीं चाहिए, हमको ओपीएस चाहिए, तो हमें संबोधित करिए। लाल बिहारी हमारी तरफ देखिए, जनता की भावनाओं को देख, अरे लाल बिहारी हमारी तरफ देखिए, खत्म करके ओपीएस आप लागू कर दें। ठीक है। व्यवस्था का प्रश्न है माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय नेता से यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ, विधानसभा के सदस्यों और विधान परिषद के सदस्यों के बीच जो है दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। जो त्वरित विकास योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के सदस्यों को 5-5 करोड़ रुपया अपने विवेक से दिया और हम जो बैठे हैं 100 लोग यहाँ पर, उससे आच्छादित नहीं हुए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और नेता सदन से आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि विधान परिषद के सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों के बीच में कोई मतभेद ऐसा पैदा न हो और ऐसी व्यवस्थाएं कभी भी नहीं, मतभेद तो, नहीं भेदभाव न हो। हाँ, नहीं भेदभाव ना, मतभेद मत कहिए, दोहरा मापदंड उसको कह ले, ये दोहरा मापदंड न हो जिससे जो है ये विधान परिषद के सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। इसलिए माननीय और कुछ मुख्यमंत्री नहीं, और तो एक ही बात है ना, एक ही बात है, एक बात का उत्तर आ जाए। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, संतुष्टि मिल जाए तो हम सारे लोग अरे इसका उत्तर, अरे सुरेंद्र चौधरी जी बैठिए, इसका उत्तर आ जाए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। हमको लगता है कि इसका उत्तर आपको स्वयं मिलेगा। स्वयं हमको ऐसा लगता है कि आपको इसका उत्तर स्वयं मिल जाएगा। जब माननीय लाल बिहारी जी, माननीय लाल हमारी सुन तो लीजिए, जब आपके जिले से आपके पास पत्र आएगा तब इसका उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा, ऐसा हमको लगता है। ठीक है, नहीं सबके पास आएगा। आप लोग, अरे लोग से दुखी जिस माने वो सामने वाले हैं। आशुतोष जी केवल बोलने के लिए मत बोलिए। हमारा कहना यह है कि हर सदस्य के पास सूचना आएगी तो उसको जानकारी हो जाएगी। माननीय दूसरी चीज हम कहना चाहते हैं, हमने पहले पूछा था दूसरी कही है, आपने कहा नहीं सर। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं। हाँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विधानसभा के सदस्य हो चाहे विधान परिषद का सदस्य हो, हम लोगों की तनख्वाह 25,000 रुपया और रिटायर होने के बाद पेंशन जो है 35,000 रुपया। हम लोग सार्वजनिक जीवन में जिंदा रहते हैं, राजनीति में हैं, पब्लिक बहुत अपेक्षाएं करती है और जितना तेल का मिलता है हमको, वह तो हम लोगों के तो 8-8 जिले, किसी के 17 जिले हैं, हम लोग 4-5 हजार का रोज तेल खर्च करते हैं, 1,500 तेल का मिलता है। और रिटायर हो गए और दोबारा अगर नहीं चुने गए तो फिर जो है पता चला कि घर से निकलने की स्थिति भी नहीं है कि 35,000 रुपया में आप कैसे गाड़ी के ड्राइवर को देंगे, क्या तेल भराएंगे, कैसे चाय किसी को पिलाएंगे। बड़ी स्थिति, आप अनुरोध तो करिए, खराब है। इसलिए मैं आप दलीय नेताओं की बैठक में अनुरोध करते हैं, आज करिए। से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें और ये जो
विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की एक ही व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को जो है मजबूत कर दें ताकि जो है सार्वजनिक जीवन में जिंदा रहने वाले लोग, सार्वजनिक जीवन में जीवन बिताने वाले लोगों को जो है आसानी हो सके। हाँ, सदन स्वीकार कर चुके हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। ठीक है माननीय नेता विरोधी दल बैठिए। कौन कह रहा है? सुनी जी कह रहे हैं क्या? माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्य सहमत है। हम भी सहमत हैं क्योंकि ये चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी बैठिए। अरे पूरे सदन के सभी सदस्यों की भावनाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी अवगत हो गए। अब ले मुकुल जी। माननीय सभापति महोदय जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और नेता सदन से अनुरोध है, जो हमारे पूर्व विधायक इस सदन में रहे हैं, उनके जो इलाज की व्यवस्था है, मान्यवर मैं पिछले बार एक बड़े हॉस्पिटल में गया था तो मैंने देखा कि वहाँ सीधे बताइए क्या है दिक्कत। उसमें ये है समस्या कि पूर्व विधायकों को उनको जो इलाज के लिए रुपया दिया जाता है वो बाद में उनके द्वारा विधान परिषद या विधानसभा से दिया जाता है, लेकिन कुछ विधायकों के पास, जिनके पास धन का अभाव होता है, तो वो इलाज की समस्या आती है। तो माननीय आपके द्वारा माननीय सदन माननीय मुकुल जी मांग करते हैं। माननीय मुकुल जी, इसके इलाज में कितना धन लगना है ये पहले से कैसे तय हो सकता है? कैशलेस की व्यवस्था चाहते हैं, जिस तरह कैशलेस की, जैसे जिन अस्पतालों में बीमा कंपनियां इत्यादि व्यवस्थाओं से ये व्यवस्था है कि वहां उनका कार्ड जमा हो जाता है। ठीक है अब आपने जो है ठीक विषय रखा है और आपके विचारों से और भावनाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी अवगत हो गए। अब लेते हैं नियम 39 का की सूचना। माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, किसका? आश्वासन तो आ जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से त्रिपाठी जी बैठिए। सदन यह अपेक्षा करता है कि कुछ आश्वासन तो आ जाए हम लोगों को। ये सारे लोग जो है इंतजार कर रहे हैं आपका बहुत बेसब्री से। सभापति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सबसे पहले माननीय लाल बिहारी जी को नेता विरोधी दल बनने के लिए बधाई देता हूं। अच्छा हुआ कि आप जैसे जुझारू लोग विरोधी दल के नेता के रूप में कार्य करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमेशा विरोधी दल के नेता के रूप में कार्य करें। आप बैठिए मुख्यमंत्री जी खड़े, आप बैठिए। सभापति जी ने आप सबकी भावनाओं से अवगत कराया है और जो भावनाएं आपकी हैं पूरे सदन की हैं। ये तो ऐसे भी उच्च सदन है और उच्च सदन में जो माननीय सदस्य हैं उनमें सभी प्रकार के हैं। कुछ लोग स्थानीय निकाय संस्थाओं से चुनाव लड़के आते हैं, कुछ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़कर के आते हैं, कुछ लोग स्नातक मतदाताओं से चुनाव लड़के आते हैं और कुछ माननीय राज्यपाल के द्वारा अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोगों को के मनोनयन के माध्यम से यहाँ पर आते हैं। स्वाभाविक रूप से एक अपेक्षा भी होती है, सबका एक सार्वजनिक जीवन भी होता है और सरकार इन सभी चीज़ों पर ध्यान में रख करके हमें अपने स्टेटस को इस रूप में रखना चाहिए कि कॉमन मैन के साथ उसका जुड़ाव देखना चाहिए। मुझे अभी कुछ देर पहले तो त्रिपाठी जी का लग रहा था कि वह एक शिक्षक नेता से अब श्रमिक नेता हो गए हैं, तो उन श्रमिकों के बारे में भी हमें देखना चाहिए कि प्रतिदिन कितनी मजदूरी पाते हैं, उनकी स्थिति क्या है। लेकिन इस सब के बावजूद जो कुछ महत्वपूर्ण व्यावहारिक चीजें आती हैं
जैसे उनकी ट्रैवलिंग अलाउंसेस का है या कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा के लिए है या माननीय जनप्रतिनिधियों को प्रदेश शासन के द्वारा संचालित जो अच्छे चिकित्सा संस्थान हैं वहां पर स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए पीआरओ की तैनाती के लिए है। इन सब पर या तो कार्य हुआ है या इस पर क्रमिक रूप से कार्य आगे बढ़ेगा। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करेगी और चेयर से जो भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश मिलेंगे सरकार उसका सम्मान करेगी। धन्यवाद। अपना धन्यवाद तो दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी बात को। के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं और यह भी अपेक्षा है सदन आपसे करता है कि ये जो 25,000 वेतन है और पेंशन है। नहीं लाल बिहारी जी ये नहीं है बात। असली है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले समय में एक समिति बनाई थी जो नए चुनाव आने के कारण वो अपना काम नहीं कर पाई आगे, तो इस कोरोना के काल में तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर लीजिए कि अगर उस पर विचार कर लें, कोई समिति बना दे तो कुछ हमें बात जानकारी बढ़े। नहीं थी इस बात की, हमें जानकारी। लाल बिहारी जी अब आपको हम कितनी बातों की जानकारी देते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी आप इतनी जिद करते हैं। नहीं सभापति महोदय, सरकार अंतरिम कोई कमेटी का गठन करती है तो मेरे जैसे व्यक्ति को उसकी जानकारी कैसे हो पाएगी? आप बताओ। अगर ऐसी माननीय लाल है तो उसका हम स्वागत करते हैं और चाहेंगे कि उस पर प्रभावी और तात्कालिक कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी करा दें। माननीय लाल बिहारी जी वो समिति तो सदन में ही तय हो गया था कि समिति बनेगी, तो वो सबको। हाँ कश्यप जी कि कमेटी 5 साल में 7 साल में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। 7 साल नहीं अभी कमेटी नहीं है, अधिकारियों सबका वेतन एक कश्यप जी अभी कमेटी नहीं है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। हाँ बताइए। मुख्यमंत्री जी हैं या कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? सब कुछ लेखा जोखा तामझाम इनके हाथ में है, तुरंत आदेश करें तो हो जाए, मेरा कहना है। ठीक है आपकी भावना से भी मुख्यमंत्री जी अवगत हो गए। तो नियम 39 की सूचना लेते हैं त्रिपाठी जी की। माननीय नेता त्रिपाठी जी अब इसमें कुछ बोलिए मत, हम बोल दे रहे हैं आपकी तरफ से। हाँ। माननीय नेता सदन त्रिपाठी जी ने ये विषय उठाया था 28 नवंबर 23 के पहले उठा था कि 28 नवंबर 23 को ये विषय उठा था 105 में, और उसमें माननीय नेता सदन ने यह आश्वासन दिया था कि इस प्रकरण की एसआईटी से जांच कराएंगे और इसकी जांच रिपोर्ट 31 जुलाई 2024 तक प्रस्तुत नहीं हुई है। एसआईटी का गठन हुआ इसकी सूचना तो आई है यहां तक, लेकिन एसआईटी के गठन के बाद एसआईटी ने क्या कार्रवाई की है उस निष्कर्ष पर यह बात नहीं पहुंच पाई है। माननीय नेता सदन आपको ध्यान आ रहा है जी? के क्रम में एसआईटी जांच समिति जो गठित की गई थी उसकी अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, आते ही सदन के पटल पे रखा गया। अब ये एनपीएस से संबंधित है मंडल, वो कई ये एनपीएस से संबंधित है, इसमें भारी घोटाला हुआ है और इसी पर आपकी कृपा से औदारता पूर्वक। देखिए त्रिपाठी जी, माननीय त्रिपाठी जी संभवतः इन सब बातों से अवगत नहीं है। एनपीएस जब यहाँ लागू हुई थी 1 अप्रैल 2005 के बाद जो लागू हुई थी यहाँ पे, उस समय मुलायम सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एनपीएस की योजना के अंतर्गत उस समय तत्कालीन सरकार ने इस बात के लिए राज्य कर्मचारियों को आश्वस्त किया था कि नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत उस समय का एक भाव, पेंशन के पीछे का भाव ये होता है कि लास्ट जो पे ड्रॉ की गई है उसका 50% उनको पेंशन के रूप में रिटायरमेंट के बाद मिले, और एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम उसी के तहत
प्रदेश में लागू हुई और प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में लागू हुई थी। इसके तहत उस निश्चित तिथि के बाद जिन कर्मचारियों की, सरकारी कर्मचारियों की तैनाती नियुक्ति होगी वे एनपीएस से आच्छादित होंगे, उनके लिए एक नया अकाउंट खुलेगा। उस अकाउंट में 10% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होगा, 10% कर्मचारी का होगा। 2005 में कैलकुलेशन के तहत ये व्यवस्था पूरे देश के अंदर लागू हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल था, जिसने अपने यहाँ ये व्यवस्था लागू की थी। और इस व्यवस्था के अंतर्गत उन कर्मचारियों के अकाउंट खुलने थे। देखिए, मुझे बताते हुए बहुत खेदपूर्वक मुझे कहना पड़ रहा है कि तत्कालीन सरकार ने 2005 से लेकर 2007 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2007 से 2012 तक बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2012 से 17 तक फिर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने एक भी कर्मचारी का अकाउंट नहीं खोला। इस सच्चाई इस माननीय उच्च सदन के सामने आना चाहिए। एक भी कर्मचारी के अकाउंट नहीं खोले गए, बल्कि जब 2018 में हमारे संज्ञान में बात आई थी, हमारी सरकार 17 में आ गई थी, लेकिन 2018 में मेरे संज्ञान में इस बात को आई थी, तो मैंने तत्कालीन फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। इस पे मैंने इससे संबंधित अकाउंट से जुड़े हुए विशेषज्ञों को भी रखा था और मैंने कर्मचारी संगठनों से भी हम लोगों ने बातचीत की। केवल यह शिक्षकों से संबंधित नहीं था, बल्कि प्रदेश के लगभग उस समय 7.5 लाख कर्मचारियों से संबंधित था। उन सभी कर्मचारियों से संबंधित ये मुद्दा था और फिर ये व्यवस्था हुई कि लास्ट पे जो ड्रॉ होगी उसका 50% देने के लिए आवश्यक होगा कि सरकार अपना शेयर थोड़ा और बढ़ा दे, और उस शेयर को बढ़ाएगी तो अगर कर्मचारी भी अपना शेयर देता है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना शेयर समय पे जमा करती है और एक उस पैसे को संबंधित कर्मचारी जो एनपीएस से आच्छादित है वह किसी स्कीम के साथ जोड़ता है, तो रिटायरमेंट के बाद वह लास्ट पे ड्रॉ होने की 60% से ऊपर उसको पेंशन की सुविधा प्राप्त हो सकती है। हमने उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 2019 में इस प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए अपना शेयर 10% से बढ़ा के 14% हमने किया है, 14% किया है। एक साथ 2019 में हमने 7.5 लाख से अधिक सरकारी जितने भी हमारे कर्मचारी थे जिनकी तैनात नियुक्ति इसके बाद हुई है, इन सब के अकाउंट खोले। अब तक 7.5 लाख कर्मचारियों के अकाउंट खोले गए हैं। पिछला पैसा 2005 से लेकर 2017 तक का जो पैसा जमा नहीं हुआ था, इसकी लगभग 10,000 की राशि थी। यह राशि भी हम लोगों ने एक मुश्त उन अकाउंट में डालने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। और आज मैं कह सकता हूं कि अगर उस व्यवस्था का लाभ कोई भी कर्मचारी लेगा तो उस कर्मचारी को लास्ट पे ड्रॉ के होने के बाद जब वह रिटायरमेंट होगा किसी स्कीम के साथ, बहुत सारी स्कीम चल रही है, उस स्कीम के साथ पैसा लगाएगा तो पेंशन के रूप में वह जो उस समय पेंशन के रूप में नहीं किसी भी उस योजना से लाभ प्राप्त करेगा तो 60% पेंशन की राशि के बराबर की राशि वह हर माह प्राप्त कर सकता है। यह उस योजना के तहत है और उसका लाभ कोई भी कर्मचारी उठा सकता है। दूसरा, आपने देखा होगा अभी हाल ही में हमारी कैबिनेट ने एक और निर्णय लिया कि बहुत सारे ऐसे अध्याचन थे जो न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के बाद, उस योजना के लागू होने के बाद उन लोगों को तैनाती मिली। अध्याचन पहले से था, नियुक्ति की प्रक्रिया उनकी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन केवल वह अपनी सर्विस ज्वाइन नहीं किए थे। ऐसे लगभग 70,000 शिक्षक थे, सरकारी कर्मचारी थे और शिक्षकों की संख्या इसमें ज्यादा थी। उन सबको हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ जोड़ करके उन्हें भी हम लोगों ने लाभान्वित करने का काम किया है और हमने उस योजना से भी उसको जोड़ा था। ये अपील मुझे लगता है कि यहां से हमारे जो शिक्षक संगठन है, जो हमारे जो शिक्षक नेता हैं, उन लोगों ने भी ये बात सरकार के संज्ञान में लाई थी और ये धनराशि हम लोगों ने उसमें जमा की थी।
मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई घोटाला है, क्योंकि तत्कालीन सरकार ने पैसा नहीं दिया था। प्राइवेट बैंकों में जमा, प्राइवेट, ये दूसरा विषय है, ये दूसरा विषय है। ये तो न्यू पेंशन स्कीम से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये पैसा उनके पीएफ से जुड़े हुए पैसे का है, जो कुछ जनपदों में बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा उस धनराशि को कुछ प्राइवेट बैंकों में जमा करने की कार्रवाई की गई है, जिसमें कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और उस धनराशि को फिर वापस लाने की कार्रवाई को भी वहां पर वो किया गया है, क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता होती किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ही ये पैसा जाएगा। और लेकिन प्राइवेट बैंक भी अगर उस दिशा में कार्य कर रहे हैं तो उसमें कोई इस प्रकार का वो नहीं है, मनाही नहीं है। अगर वह रेपुटेशन अच्छी है, बहुत सारे प्राइवेट बैंक ऐसे हैं जिन लोगों ने अच्छा काम भी किया है, हम उसको नहीं कर सकते। लेकिन सरकार की प्राथमिकता होती है कि किसी भी कर्मचारी का पैसा या किसी भी सरकार की स्कीम का पैसा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ही जुड़े। अगर नहीं है, उन स्थितियों में सेकंड ऑप्शन के रूप में इस व्यवस्था को कोई लागू किया जा सकता है। लेकिन जहां पर भी ये चीजें सामने आई थी उसमें सरकार के स्तर पर कार्रवाई हुई है और बहुत प्रभावी कार्रवाई हुई है। माननीय त्रिपाठी जी, 14% आप राज्यांश देते हैं, वह हमारे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वह पेंशन और भाग से आता है और वह लेट में आता है, कम आता है। जब 14% मूल वेतन का सरकार दे रही है तो मेरा यही निवेदन कि उसको 7 सीमा में सम्मिलित कर दिया जाए, जिससे वेतन दिया जाता है उसी से कर दिया जाए तो वह कंटिन्यूएशन बन जाएगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। अब इसमें जो एसआईटी जांच हुई थी इसका कुछ हुआ नहीं, कोई दंडित नहीं हुआ, इसी पर मान्यवर करवा दीजिए, बस बड़ी कृपा। डॉक्टर मान सिंह, मैं समझता हूँ सदन है, सभी लोग इसको देख रहे हैं, ये गलत बयानबाजी की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। रुक जाइए, नहीं गलत बात है, गलत बात है, नहीं डॉक्टर मान सिंह जी, नहीं डॉक्टर मान सिंह जी, डॉक्टर मान सिंह जी, नहीं आप बैठिए, नहीं आप बैठिए, क्या मतलब अपनी बात नहीं कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी की सरकार में मैं खुद कर्मचारी हूँ, नहीं आप बैठिए, खुद करता 2015 में नहीं, ये कार्रवाई का भाग नहीं होगा, 2015 में ये कार्रवाई का भाग नहीं होगा, बैठिए आप। ये गलत बात है कि ये गलत बात है, गलत बात है, नहीं गलत बात है, बैठिए आप बैठिए, आप बैठिए, नहीं आप बैठिए, नहीं कोई कार्रवाई का भाग नहीं बनेगा ये। मानी बैठिए, श्रीचंद जी बैठिए, माननीय नेता विरोधी दल खड़े हैं, आप लोग बैठिए। हाँ माननीय नेता विरोधी दल, माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही हैं वह सही है, लेकिन कुछ बातों को भूल गए। उसका याद मैं दिलाना चाहता हूँ कि उस समय ये योजना जो एनपीएस की आई, उस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने इस योजना को पूरे देश में लागू किया। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, नहीं और इसी माननीय लाल बिहारी जी, नहीं आप चुप रहिए, माननीय लाल बिहारी जी, ये भी बताइए कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अरे वो तो बता चुके हैं तो उसको क्यों दोहराऊं? नहीं जो भूल गए हैं वही तो बता रहा हूं। बताइए ना, नहीं। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे आपने बताया? अरे महाराज आप हमको बोलने नहीं देते हैं। हम बोलने दे रहे हैं। नहीं सुनिए, जब बोल रहा हूँ, अच्छा आधी बात आप बोलेंगे, आधी बात को आप जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं बोले कर दिया उसको नहीं। श्रीचंद जी बैठिए, जो श्रीचंद जी बैठिए, उसको बता रहा हूँ। श्रीचंद जी बैठिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय हमारे त्रिपाठी जी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन हम लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पूरा समाज नहीं स्वीकार कर रहा है एनपीएस को। अगर एनपीएस अच्छी योजना है, अरे आप तो स्वीकार कर लिए, आप स्वीकार कर लिए जो है। अरे माननीय लाल बिहारी जी, फिर यही बात है, लाल बिहारी जी बैठिए, नहीं माननीय लाल बिहारी जी, माननीय लाल बिहारी जी उधर दोनों की बात करते हैं। माननीय लाल बिहारी जी, माननीय लाल बिहारी जी, मैं तो माननीय सभापति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि कम से कम इन्होंने बिना राज्यांश, बिना कर्मचारी के शिक्षक के
कर्मचारी के शिक्षक का जो अंश है वो बिना जमा किए उस पर इन्होंने राज्यांश का ब्याज दिया, मैं बधाई देता हूं माननीय। लेकिन विचार तो इन लोगों ने किया कि जो 2005 में भी थे, 2012 से 17 तक भी थे, जिस पर इन्होंने जो है मतलब न तो खाता खुला न तो अंशदान जमा कराया गया और पुरानी समाप्त कराया गया। मानीलाल बिहारी जी यहाँ जो है नई पेंशन और पुरानी पेंशन का विषय नहीं है। मानीलाल बिहारी जी उसका विषय नहीं है, यहाँ वो विषय नहीं है। यहाँ मानीलाल बिहारी जी फिर वही समस्या है, नियम 39 की सूचना पर बात हो रही है। 1 मिनट में अब आप फिर कहेंगे हम बोलेंगे, फिर आप कहेंगे हम बैल में चले जाएंगे, ये कौन सी बात है? नहीं मानीलाल बिहारी जी नियम 39 की सूचना पर सुन ले सर। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, कुछ बातें अनौपचारिक भी अगर हो जाएं तो उसको भी आप अनौपचारिक कोई बात सदन में नहीं होती है। लाल बिहारी जी एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मानीलाल बिहारी जी सदन में कोई बात अनौपचारिक नहीं होती है, सारी बातें मान लें कि जो आरोप लगाया गया कि समाजवादी पार्टी के सरकार में खाता एनपीएस का नहीं खुला, इसका श्वेत पत्र जारी कर दे माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं कह रहा हूं कि 2015 और 16 में हजारों एनपीएस के खाते खोले गए। ठीक, एक चीज आपकी बात आ गई। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि पूरा प्रदेश और पूरा देश 10 लाख की संख्या में जाकर के अगर लखनऊ के दिल्ली के जो है रामलीला मैदान में इस बात की गवाही दे रहा है कि एनपीएस हमको नहीं चाहिए, हमको ओपीएस चाहिए, तो हमें संबोधित करिए। लाल बिहारी जी हमारी तरफ देखिए, जनता की भावनाओं को देख, अरे लाल बिहारी जी हमारी तरफ देखिए, खत्म करके ओपीएस आप लागू कर दें। ठीक है।